हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। देखो, इसके पहले लास्ट हमारी जो चर्चा है वह यूपीएससी को लेकर हुई थी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें कि हमने जाना था कि यूपीएससी जो है वह केंद्रीय भर्ती अधिकरण है। केंद्रीय भर्ती अधिकरण है जिससे वह ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज और कुछ केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो बातें हैं, ग्रुप ए और बी की जो भर्तियां हैं वह करता है, उसके लिए परीक्षा आयोजित कराता है। बट अगर हमें राज्य के लिए इस तरह की भर्तियां करनी है तब हमें राज्य के लिए भी ऐसा ही भर्ती अधिकरण चाहिए और उसके लिए आपका स्टेट पीएससी है। ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपने एमपीपीएससी सुना, आपने यूपीपीएससी सुना, आपने राजस्थान सुना, आपने हिमाचल सुना, है ना, इस तरह का। तो ये सारे जो पीएससी है आखिर वह क्या कर रहे हैं, तो राज्यों के स्तर पर कराएंगे, बस वही समझनी है। काफी सारी बातें इसकी ऐसी है जो कि सेम यूपीएससी के जैसी है, कुछ जो अंतर होगा वो हम समझते जाएंगे। ठीक है, तो आज का आपका यही टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। अब तो आपका 25 का कैलेंडर भी आ गया है, 2025 का। 2025 का जो कैलेंडर आपका आ गया, तो ऐसे बच्चे जो कि 2025 को टारगेट कर रहे हैं, बच्चों 2025 अभी आपके पास पूरा एक साल है, आराम से तैयारी कर लो, है ना। अपना ऑप्शनल कर लो, कोर सब्जेक्ट कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए सीसेट और सारी चीज़ों को देख लो। 2025 में भी शायद 25 मई को है नेक्स्ट प्रीलिम्स जो आपका 2025 का है। तो उसके लिए पॉलिटी पे आप डिपेंडेंट हो सकते हैं मेरी क्लासेस पे, क्योंकि इसमें मैं करंट अफेयर, प्रीलिम्स में सारी चीज़ों को कराती हूँ। इसके अलावा जो और आपने रिसोर्स रखा हो करंट अफेयर को पढ़ने का, उसको देखते जाओ, आंसर फॉर्मेटिंग करते जाओ, रिविजन करते जाओ, पॉलिटी की टेंशन आपकी एटलीस्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी कर ली और आपने जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है वो भी कर लिया, तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी भी करा दी 11th-12th की, और साथ ही आपका जो लक्ष्मीकांत है ये भी खत्म होने वाला है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि मैम अब 2025 के लिए फिर से पढ़ाओ। 2025 के लिए जब होगा तो कुछ हम स्पेशल लेकर आएंगे, बाकी यही रहेगा, कुछ नहीं बदला है आपका। तो जो इसके पहले पढ़ा चुकी हूँ 11th-12th का एनसीईआरटी, वहाँ से शुरू कर लो, यहाँ से ख़त्म कर लो। ठीक है, चलिए। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ जाइए। तो अब तक हम संवैधानिक ढांचा, सरकार की प्रणालियां, केंद्र राज्य स्थानीय सरकार, केंद्र और विशेष क्षेत्र की बात कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक संवैधानिक निकाय, और संवैधानिक निकाय में हम दो बातें कर चुके हैं, दो संस्थाओं को पढ़ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड यूपीएससी। आज हमारा इसके बारे में जो है वह तीसरा चैप्टर है, और यह है आपका चैप्टर नंबर 45। चैप्टर नंबर 45, और इसमें हमें देखना है संरचना, निष्कासन, स्वतंत्रता, कार्य, सीमाएं, भूमिका, और एक और है आपका संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। देखो, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो हम एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि जैसे कि हम अगर संघ और राज्यों की पहले तुलना कर ले कि आखिर इन दोनों का कंपैरिजन और जो चीज़ों में डिफरेंस है वह क्या है। तो जैसे कि हमने जाना कि जो संघ लोक सेवा आयोग आपका है, ये क्या है, ये केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। ये आपका केंद्रीय स्तर पर जो भर्तियां हैं, है ना, केंद्रीय स्तर पर जो भर्तियां हैं उसको देखता है बेसिकली। केंद्रीय भर्ती आपका अभिकरण है। और अगर हम वही राज्यों की बात करेंगे, ठीक है, और जब हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो ये क्या है, राज्य भर्ती अभिकरण है। राज्य भर्ती अभिकरण है, यही हुआ ना, है ना, ये राज्य स्तर पर करेगा, तो संघ केंद्र के स्तर पर कर रहा है यूपीएससी। ठीक है, अब चलो इस दोनों पे हम थोड़ा सा जो डिफरेंस है वह देखते हैं। देखो, अगर हम कुछ एक्ट की बात करें, एक है आपका 1919 का, दूसरा 1935 का, इन दोनों भी कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि किए गए थे। तो 1919 के एक्ट के आधार पर अगर हम देखें तो ये बात आती है 1926 तक, और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की जो बात है वह की गई थी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बात जो है वह 26 में की गई थी, और इसे सिविल सेवकों की भर्ती का जो कार्य है वह सौंपा गया था। लेकिन जब 1935 का एक्ट आया तब इसे संघीय लोक सेवा आयोग जो है वह कहा गया, यूनियन नहीं फेडरल, है ना। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान कहा गया, और इसमें जो प्रोविंसेस थी, जो अगर हम प्रांतों की बात करें तो जो प्रांत के लिए लोक सेवा आयोग थे उसकी भी चर्चा इसमें की गई। और इसमें यह भी कहा गया था कि दो या दो से अधिक
जो अगर प्रांत हैं और अगर ऐसी सिफारिश वह करते हैं कि हमारी जो भर्तियां वह साथ में हो जाए, तो इसके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो भी प्रावधान है वह भी किया गया था। ठीक है, तो अब देखो ये सारी बातें हैं इसमें। ठीक है, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसकी भी चर्चा आज हम थोड़ी सी करेंगे। अगर प्रश्न आता है कि यूपीएससी की चर्चा और स्टेट पीसीएस की चर्चा ब्रिटिशर्स जब थे और या औपनिवेशिक शासनकाल की बात करें, उस दौरान जो नियम आते हैं, किन दौरान किन किन एक्ट में बात हुई, तो 1919 के एक्ट के आधार पर 1926 एंड 1935 का एक्ट, और 1935 का जो एक्ट है इसमें केवल एक की बात हुई थी, ध्यान रखना। अगर ये बात आ जाए कि 1919 का जो एक्ट है वह कह रहा है एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा, तो आप गलत लगा देना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1935 के एक्ट में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया था उसमें ये बात कही गई थी कि आप 1935 में कि आपका फेडरल भी होगा, आपका प्रोविंसेस पे भी होगा और आपका ज्वाइंट भी होगा। ठीक है, तो ये तीन बातें 1935 में कही गई थी। 1919 के आधार पर 1926 में जो आया था वह केंद्रीय लोक सेवा आयोग था। क्लियर? चलो, इन दोनों में एक थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखना है, लेकिन हम इस देखो, ये जो जब हम डिफरेंस पढ़ते हैं ना, तो हमारी जो ये गलतियां होती है ना कि जब अगर कंपैरिजन को लेकर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप गलतियां कर जाते हैं, वो गलतियां आपसे यहाँ नहीं होंगी। जैसे कि मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप इस क्वेश्चन में, मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे जरूर इसमें गलतियां कर देंगे। ये राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सेम वही पैटर्न पर क्वेश्चन है जो कि कल मैंने यूपीएससी को लेकर क्वेश्चन पूछा था। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, इसका कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर होगा। कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है अपने कार्यकाल में पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। कोई सदस्य राज्यपाल को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, या सभी सत्य है। तो इसमें सत्य कथन आपको चुनना है। अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट केवल सही है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जब हम आयु की बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के लिए, तो डेफिनेटली इसके लिए जो अवधि है वह 6 वर्ष की ही होगी, है ना। अवधि 6 वर्ष की होगी, लेकिन जब हम उम्र की बात करेंगे तो उम्र 65 नहीं बल्कि यहाँ पर 62 वर्ष की आयु की जो बात है वह की जाएगी। 62 वर्ष की आयु स्टेट के लिए, और इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो उसी आधार पर, है ना। चलो, तो बस यही जो अंतर है वो आपको इस टेबल से देखने को मिल जाएगा। तो चलो पहले अंतर से ही शुरू कर देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम इन दोनों के संवैधानिक आधारों की बात करें तो दोनों के जो आधार है वे कैसे होंगे? सेम होंगे। आर्टिकल 14 में ही दोनों का वर्णन है, भाग 14 में ही दोनों का वर्णन है, भाग, है ना, भाग और आर्टिकल्स दोनों है। आर्टिकल आपका 315 से लेके 323 तक है। 315 से लेके 323 जो आर्टिकल है उसमें बेसिकली इसके बारे में जो प्रावधान है वे किए गए हैं कि आखिर इनके सदस्यों की नियुक्ति, इनका कार्य, इनकी शक्तियां, सीमाएं और बाकी चीजें क्या होंगी। ठीक है, नियुक्ति की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर नियुक्तियों में थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि यूपीएससी की जब हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी, लेकिन यही बात जब हम राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में करेंगे तो यहाँ पर राज्यपाल जो है वह बेसिकली नियुक्ति करेंगे। लेकिन अब देखो कि यहाँ पे हटाने की जब हमने बात की थी तो डेफिनेटली राष्ट्रपति जो है वो हटा सकते थे, है ना। हटाया जाना कैसा था कि राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ था उसके आधार पर, और संविधान में कदाचार, मिसबिहेवियर की बात जो है वह की गई थी, और इस संदर्भ में तो कदाचार को परिभाषित भी किया और हमने 2 बातों को समझा था। तो सेम वही सारी बातें भी राज्य लोक सेवा आयोग के ऊपर भी लागू होंगी। लेकिन यहाँ पर जब हम हटाने की बात करेंगे ना स्टेट पीएससी के लिए, तो यहाँ पर एक केवल शब्द लग जाएगा कि राज्यपाल भले नियुक्ति कर रहे हैं बट केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा। और राष्ट्रपति कैसे हटाएंगे? तो जो संविधान में उल्लेखित बातें हैं उसी के आधार पर हटाएंगे, और संविधान में जो उल्लेख किया गया है वह इसी के लिए उल्लेख किया गया है। तो जब कह दिया कि सेम टू सेम होगा तो कल की ही सारी बातें आपकी याद हैं। आपको जो कल वाला याद है बस इस संदर्भ में आपको वही याद रखना है। यहाँ पर मैं क्या केवल आपको कुछ चीजें ही बताऊंगी, बाकी चीजों को हम देख लेंगे कि कल की तरह है तो आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करें कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, तो लास्ट हमने जाना था कि यूपीएससी में 1 अध्यक्ष होंगे
और बाकी सदस्य होंगे। लेकिन सदस्य संख्या कितनी होगी इस बात को संविधान ने तय नहीं किया, ठीक वैसे ही जैसे कि संविधान ने योग्यताओं का निर्धारण नहीं किया। तो अब सदस्य संख्या कितनी होगी, कुछ तो होगी, वो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर जो भी होगा वो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्धारित होगा। राष्ट्रपति इस बात को तय करेंगे, और अगर हम राज्यों के संदर्भ में इस बात को देख लें तो राज्यपाल के विवेक पर इस बात को छोड़ दिया गया। ठीक है, लेकिन इसमें हाँ योग्यता के आधार पर एक इफ बट लगता है कि एटलीस्ट 50% जो सदस्य है वह ऐसे होंगे जिनके पास भारत या राज्य सरकार के संदर्भ में एटलीस्ट 10 साल का अनुभव हो। तो सेम बात दोनों के लिए लागू होगी। ये बात कैसी है, सेम है ना। और अगर हम कार्यकाल की बात करें तो ये बात दोनों में सेम नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष या 65 वर्ष फॉर यूपीएससी और स्टेट के लिए 6 या 62 वर्ष जो भी पहले हो जाए। ठीक है, और अगर पुनर्नियुक्ति की बात करें, अध्यक्ष और सदस्य कोई भी पुनर्नियुक्ति इसमें नहीं ले सकता। मतलब दो पुनर्नियुक्ति दैट मीन्स कि अपने दोबारा कार्यकाल के लिए वह नहीं आ सकता। अब देखो स्वतंत्रता, अध्यक्ष, सदस्य और त्यागपत्र। पहले त्यागपत्र की बात कर लेंगे। तो अगर यूपीएससी है तो यूपीएससी के सदस्य किसको अपना त्यागपत्र देकर पद से मुक्त हो सकते हैं, राष्ट्रपति को। इस संदर्भ में राज्यों के संदर्भ में व्यवस्था की गई है कि ये राष्ट्रपति को दे दे, माफ कीजिएगा राज्यपाल को दे दे, है ना। एंड सेकेंड हम देखें कि ये वेतन भत्ते जो और पेंशन जो है वह भारत की संचित निधि पर भारित होगी, और भारत की संचित निधि पर चूंकि वोट नहीं होता तो इनके पास एक स्वतंत्रता रहती है। ठीक है, और आगे अगर हम राज्यों के संदर्भ में देखें तो जो राज्य की संचित निधि है उस पर भारित होंगे। अध्यक्षों की बात करें तो भारत या राज्य सरकार के आगे किसी भी नियुक्ति के जो पात्र है वह नहीं होते। ठीक है, लेकिन हम सदस्यों की बात करेंगे, ये भी अन्य नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे लेकिन अध्यक्ष बन सकते हैं। ये बात हमने जानी थी, सेम बात इसके लिए है कि भारत या राज्य सरकार में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे और किसी अन्य नियुक्ति के भी पात्र जो है वह सदस्यों की बात करें, अध्यक्षों की बात करें। अगर हम अध्यक्ष और सदस्य दोनों को साथ में लिख लें तो दोनों की सेम कंडीशन है, कुछ भी नहीं बदल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं बदल रहा है, एक सिंगल वर्ड भी नहीं, है ना। चलो, तो अब हम आ जाते हैं संरचना पे, जो कि मेन पॉइंट्स तो कुछ कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम संरचना की बात करें तो इसमें संरचना में सबसे पहले तो ये याद रख लो कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे, जो भी स्टेट पीसीएस है ना, अध्यक्ष होंगे प्लस अन्य सदस्य, अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य। लेकिन सदस्य संख्या कितनी, सदस्य संख्या कितनी इस बात पे डिसीजन नहीं है, इस बात पे संविधान उल्लेख नहीं है, संविधान ने कुछ नहीं कहा। अब कुछ नहीं कहा तो ये तो जरूर कहा होगा, कोई एक तरीका तो दिया होगा। तो संविधान ने कह दिया कि राज्यपाल के विवेक पर इस बात को निर्भर किया गया है। राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है, मतलब राज्यपाल चाहें, राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है, मतलब राज्यपाल चाहें उसी हिसाब से सदस्य संख्या जो है वह बेसिकली तय करी जाएगी। ठीक है, ये बात इसमें तय की गई। अब देखो, अगर हम योग्यताओं की बात करेंगे तो योग्यताएं इसमें ठीक जो हमने कल जाना था वही आज हम देख लेंगे। ठीक है, कि योग्यता संविधान में नहीं लिखी गई है, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर योग्यता आयु हम कुछ तो बात कर सकते थे, बट योग्यताओं की बात संविधान में नहीं है। इस संदर्भ में भी संविधान मौन है, कुछ नहीं कह रहा है, संविधान नहीं बताता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहता है कि जो आधे सदस्य हैं, मतलब 50% जो सदस्य हैं, आधे सदस्य के पास, आधे सदस्यों के पास 10 वर्ष का अनुभव हो, और ये जो अनुभव है वह भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा में रहा हो, 10 वर्ष का अनुभव हो, 10 वर्ष का अनुभव हो, ये बात इसमें कही गई है ना। तो योग्यताएं, और यहां पर हमने देखा कि एक अध्यक्ष होगा, पर सदस्य संख्या कितनी है इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट इसमें यह है कि अगर हम सेवा शर्तों की बात करें, सेवा शर्तें कौन तय करेगा, तो यहां पर कुछ ये जो प्रावधान है वो राज्यपाल के सुपुर्द कर दिए गए। अब जब संख्या ही सुपुर्द की गई कि भाई राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है, तो सेवा शर्तों का क्या है, तो सेवा शर्तें क्या होंगी इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल, गवर्नर, गवर्नर निर्धारण करेंगे। ठीक है,
और अगर हम इनके कार्यकाल की बात कर लें या अवधि की बात कर लें तो इनकी जो अवधि है वह क्या होगी, 6 वर्ष की अवधि, मतलब 6 वर्ष का कार्यकाल, 6 वर्ष की अवधि और 62 वर्ष का कार्यकाल, माफ कीजिए 62 वर्ष की आयु, नॉट कार्यकाल, है ना, और 62 वर्ष जो भी पहले हो जाए। तो एक अवधि है, दूसरा कार्यकाल है, 62 वर्ष की अवधि, 62 वर्ष की अवधि, और इन दोनों में से जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। क्लियर है इतना? स्क्रीनशॉट ले लो। ये संरचना हो गई। थोड़ी सी चर्चा हम हटाने की बात कर लें। वैसे तो हटाने के बारे में सेम वही बातें हैं जो कि हमने यूपीएससी में पढ़ी हैं, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा जो डिस्कशन है वह नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फिर भी हम इस जो इफ बट वाला पॉइंट है हम उसको ज़रूर पढ़ लेते हैं कि निष्कासन में एक तो हम नियुक्ति की बात करेंगे और हटाने के एक आधार की बात करेंगे। तो जब नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो चूंकि नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा, नियुक्ति राज्यपाल ही तो कर रहे थे, है ना, तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, है ना। लेकिन अगर हम हटाने की बात करें तो हटाया जाना केवल राष्ट्रपति के द्वारा, हटाना केवल राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं अपनी मर्जी से नहीं, संविधान में दिए गए आधारों पर, संविधान में दिए आधारों पर वह ऐसा कर सकते हैं। और संविधान में आधार क्या दिया था? आधार कदाचार, और कदाचार को परिभाषित भी किया, लास्ट वाली क्लास से देख लेना इसको, है ना। संघ लोक सेवा आयोग, कदाचार मिसबिहेवियर, और इसको प्रॉपर परिभाषित भी किया, ये आधार था, ठीक है। कदाचार को परिभाषित भी किया। इसके अलावा ये कहा कि भाई दिवालिया है, शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति है, ठीक है, दिवालिया है, या पदावधि के दौरान अपने कर्तव्यों के बाहर कहीं नियोजन है। अब इसमें एक लेकिन इफ बट एक केस पे आपको बताती हूँ। 1993 में हुआ क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, वो ब्लाइंड थे, अंधे थे वो, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बारे में ये कहा था कि वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में जो नियुक्ति है उसको शरीर या दिमाग की कमजोरी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकती। ये बात 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि अगर वह फिजिकली चैलेंज हैं तब भी आप स्टेट पीएससी में उनको बेसिकली अध्यक्ष और सदस्य के बतौर स्वीकार करें, आप इसके लिए मना नहीं कर सकते। तो संविधान तो कुछ और कह रहा है, संविधान तो कह रहा है कि अगर असक्षमता है, अक्षमता है तो वह इस आधार पर। लेकिन आप खुद सोचिए जरा, ये सोचने वाली बात है कि अगर आप आईएएस आप ब्लाइंड व्यक्ति को बना देते हैं, आप देखेंगे कि फुल फर्स्ट, आप देखोगे, सर्च करो, अभी हम गूगल पे सर्च करेंगे फर्स्ट ब्लाइंड आईएएस, आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, आपको कुछ नाम देखने को मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि मैं सर्च करके बताती हूँ आपको। तो फिर हम अध्यक्ष क्यों नहीं बना सकते? हम अध्यक्ष क्यों नहीं बना सकते? फर्स्ट ब्लाइंड आईएएस ऑफिसर या फिजिकली चैलेंज, आप बहुत से नाम देख लेंगे। फर्स्ट ब्लाइंड आईएएस ऑफिसर सर्च करते हैं, ठीक है। देखो प्रांजल पाटिल का आया है, फर्स्ट विजुअली इम्पेयर आईएएस ऑफिसर इन इंडिया सर्विसेज, है ना, एज एन इंस्पिरेशन टू मैनी एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पर ये क्या है कि अगर आप खुद देखिए कि अगर हम ब्लाइंड आईएएस ऑफिसर की बात करें प्रांजल पाटिल, और अगर ये आईएएस बन सकती हैं तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि संविधान में जो आधार दिया गया है, संविधान में जो आधार दिया गया है कि अगर कोई फिजिकली चैलेंज है या फिर असक्षम है मेंटली बेस पर, तो आप उसको जो अध्यक्ष सदस्य वह नहीं बना सकते, है ना। ये बात इसमें कही, लेकिन इसका खंडन उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, एक बात और देखो कि आगे जो कदाचार की परिभाषा और सारी चीजें वह सेम कल की तरह ही है ना। अब हम स्वतंत्रता पे बात करेंगे कि आखिर ये काम करने के लिए कितना स्वतंत्र है।
सारी बातें सेम कल की ही तरह होंगी, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है ना। अगर हम स्वतंत्रता की बात करेंगे कि आखिर इसकी स्वतंत्रता किस तरीके से जो है वह निर्धारित की गई है, तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये है स्वतंत्रता के निर्धारण की, कि जैसे कि हम कार्यकाल की सुरक्षा की बात करें। किसकी बात करें? पदावधि की सुरक्षा, कार्यकाल की सुरक्षा, पदावधि या कार्यकाल की सुरक्षा। और ये कैसे कार्यकाल सुरक्षित किया? कि इन्हें हटाने का जो आधार संविधान में दिया गया है, आप केवल इसी आधार पर हटाएंगे, आप किसी अन्य आधार पर नहीं हटा सकते। तो कार्यकाल की सुरक्षा इसलिए है क्योंकि हटाना राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा, और ये जो हटाना होगा वह संविधान के द्वारा ही होगा। राष्ट्रपति हटाएंगे, बट संविधान में जो उल्लेखित है वह केवल उसी आधार पर हटा सकते हैं, और अन्य आधारों के आधार पर कोई नहीं हटा सकता। ठीक है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता इस बात से भी सुनिश्चित होती है कि जो इसके अध्यक्ष व सदस्य हैं उनके लिए सेवा शर्तों का निर्धारण, तो सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति या राज्यपाल? सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। कल हमने जाना था ना इस बात को कि आप एक बार अगर जो उनकी वेतन, सेवा शर्तें, शक्तियां तय हो गई, उसको आप किसी भी तरीके से अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। सो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब एक बात और कि इनकी जो वेतन भत्ते हैं वह राज्य की संचित निधि पर तय होती है। इनके वेतन भत्ते, आर्थिक सुरक्षा भी मिल गई। राज्य की यूपीएससी में क्या था? भारत की संचित निधि था, इसमें राज्य की संचित निधि है। राज्य की संचित निधि पर भारित है, राज्य की संचित निधि पर भारित है। ठीक है। साथ ही देखो, अब हम ये भी देख लेते हैं कि क्या राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है उसके लिए आगे क्या चांस है? राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। इसके देखो जो सदस्य हैं, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, सदस्य पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन जो सदस्य हैं यह यूपीएससी के अध्यक्ष या स्टेट पीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं कार्यकाल पूर्ण होने के बाद। इन दोनों में टिक लगा लो, है ना। लेकिन यहां पर पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब दूसरा कार्यकाल नहीं आ सकते, दोबारा नियुक्त नहीं। समझे? तो ये स्वतंत्रता के लिए 3-4 बातें जो हैं वह आपको याद रखना है। अब आगे हम लिमिटेशंस की बात करें उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, जरा इसको पढ़ो। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरकार पदोन्नति, स्थानांतरण, चोटों के संबंध में पेंशन के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता है, तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या को न्यायालय दूर नहीं कर सकता, है ना। संघ की जगह हम इसको राज्य कर लेते हैं कि राज्य जो है, सरकार जो है, राज्य सरकार पदोन्नति, स्थानांतरण, चोटों के संबंध में और पेंशन के मामलों के संदर्भ में राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क अगर नहीं कर रहा है, तो असंतुष्ट मान लीजिए किसी सरकारी जो नौकर, सरकारी सेवक जो है उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तब ऐसे में क्या न्यायालय उनको न्याय देगा? उनकी क्या समस्या न्यायालय दूर करेगा? तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इस संदर्भ में न्यायालय जो है वह कुछ नहीं कर सकता अगर आपने परामर्श राज्य लोक सेवा आयोग से नहीं लिया, क्योंकि इस संदर्भ में परामर्श देने का जो काम है वह राज्य लोक सेवा आयोग का होता है। और अगर राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य है, ये हम उसके कार्य में भी पढ़ लेंगे। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। अगर आपने संपर्क नहीं किया है अनियमितता के मामले में, है ना,
संघ लोक सेवा आयोग से मान लीजिए अगर संपर्क नहीं किया है, ठीक है, तो आप सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। ये बात भी सही है, मतलब अब सरकार जो डिसीजन लेगी वो ठीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वह कैसे है, सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके जो कार्य है वह क्या होंगे। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हम कार्यों को लेकर कर लें तो बेसिकली इसके कार्य वही होंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य, राज्य लोक सेवा आयोग है ना, कार्य। इसके कार्य वही जो कल हमने देखे, कुछ कार्यों की बात सेम वही उसी तरीके से होगी। तो हमने जाना था कि केंद्र स्तर पर यूपीएससी था और राज्य स्तर पर राज्य का भर्ती अभिकरण है, ये राज्य भर्ती अभिकरण है, राज्य भर्ती अभिकरण है। और राज्य स्तर पर जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं का आयोजन कराएगा, परीक्षाओं का आयोजन है ना, परीक्षाओं का आयोजन कराना, ये इसका मुख्य कार्य हो गया एक। इसके अलावा देखो कि ये कुछ विषयों पर परामर्श देने का जो कार्य है वह भी, मतलब कुछ परामर्श वाले काम भी होते हैं, परामर्श देगा। अब किन विषयों पर देगा, तो जैसे कि जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी पदोन्नति को लेके, उनके तबादले को लेके, स्थानांतरण को लेके, है ना, इसको लेके परामर्श देगा। इसके अलावा अगर अनुशासनात्मक कोई कार्यवाही करनी है किसी के प्रति, किसी सिविल सेवक के प्रति, तो अनुशासनिक मामलों में ये डिसीजन लेने, मतलब परामर्श देने का काम करेगा। अगर किसी सिविल सेवक को मान लीजिए कार्य के दौरान कोई चोट आई है, उसको कोई हानि हुई है, तो उसकी पेंशन के संबंध में क्या प्रावधान किया जा सकता है उस संदर्भ में, तो चोट से हानि व पेंशन, इस मामले के संदर्भ में ये परामर्श देगा। ठीक है, या फिर और परामर्शदात्री काम इसका ये हो सकता है कि जो भी काम राज्यपाल या राष्ट्रपति, जो काम राज्यपाल देगा, राज्यपाल के द्वारा जो भी काम निर्दिष्ट किया जाए, राज्यपाल अगर किसी काम को निर्दिष्ट करे तो उस संदर्भ में भी परामर्श देने का जो काम है वह राज्य लोक सेवा आयोग का है। लेकिन देखो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसपे कि ये परामर्श देने का काम नहीं कर सकता, मतलब इसके ये बियॉन्ड लिमिट है, वही इसकी लिमिटेशंस होंगी। तो इसकी सीमाएं क्या क्या होंगी, राज्य लोक सेवा आयोग की ये तो कार्य हो गए। अब लेकिन हम कुछ लिमिटेशंस की बात भी कर लेते हैं। लिमिटेशंस मतलब वो मामले जिसपे ये परामर्श नहीं दे सकता। लिमिटेशंस मतलब जो राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग परामर्श नहीं दे सकता, परामर्श नहीं है, थोड़ा सा बोल्ड कर लेना इस नहीं को, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, परामर्श नहीं दे सकता। ऐसे काम को इसकी सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे कौन कौन से काम हैं, लास्ट यूपीएससी वाले जो काम है, यूपीएससी के जो लिमिटेशन है वह याद करो, वही लिमिटेशन इसकी होगी कि अगर मान लीजिए अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो सीटों का आरक्षण है, इस आरक्षण के मामले में कोई इससे परामर्श नहीं किया जाएगा, सरकार तय कर देती है, ये परीक्षाएं ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम SC ST के आरक्षण के मामलों के दावे की बात करें, SC ST मामलों, आरक्षण मामला है ना, SC ST आरक्षण के दावों की बात करें तो इस संदर्भ में भी कोई अधिकारिता राज्य लोक सेवा आयोग की नहीं होगी। अब संविधान ने एक प्रावधान और कर दिया, और ये संविधान ने जो प्रावधान किया इसको भी लिमिटेशन के रूप में ही देखा जाता है, और संविधान ने इस प्रावधान को क्या कर दिया,
कि संविधान ने कहा कि जो राज्यपाल है उनके पास अधिकार है कि वह राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना कुछ नियम बना सकते हैं। राज्यपाल के पास राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यपाल के पास राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यपाल के पास राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में विनियमन की शक्ति है, विनियमन की शक्ति है। और इसमें स्टेट पीएससी का परामर्श आवश्यक नहीं, का परामर्श नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे भी इस नहीं को अंडरलाइन करना। लेकिन ऐसा काम किया कैसे जाएगा? तो जब राज्यपाल ये विनियमन बनाएंगे ना, तो वही बात है, राज्य विधानमंडल के आगे ये 14 डेज रखेंगे उस मामले को। राज्य विधानमंडल के आगे 14 दिन इस मामले को ये रखेंगे, तब जाके इस पे जो डिसीजन या नियम है वह ये बना सकते हैं। तो ये लिमिटेशंस हो गई है ना। एक तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, SC/ST, और संविधान ने ही एक सीमा जो है वह लगा दी। अब छोटा सा टॉपिक और है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। हमने जाना था कि सबसे पहली बार अगर इसका वर्णन आपको कहीं मिलता है तो क्या हम 1919 के एक्ट की बात कर लें? क्या 1919 के एक्ट में वर्णन है? नहीं है। तो फिर 1935 का जो एक्ट है इसमें इसका वर्णन जो है वह मिलता है ना। और देखो, वैसे तो संविधान में कहा गया है कि संयुक्त राज्य, मतलब संविधान में वर्णन मिलता है, लेकिन इसके लिए स्पेशली एक डेडिकेटेड आर्टिकल नहीं है, जैसे कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए है। तो संविधान में वर्णन मिलता है, ऐसा नहीं है कि संविधान में है नहीं, संविधान में वर्णन है, लेकिन डेडिकेटेड आर्टिकल नहीं है। मैं आपको कोई आर्टिकल नहीं बता सकती, डेडिकेटेड आर्टिकल नहीं है। और इसको किया कैसे जा सकता है? तो संसद अधिनियम बनाती है, संसद द्वारा कोई एक्ट बनाकर, संसद द्वारा अधिनियम बनाकर इस तरह की परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। सो इसका स्टेटस हो जाता है स्टैट्यूटरी, इसका स्टेटस हो जाता है वैधानिक। तो ये जो देखो, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक बॉडीज हैं, पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो कि संविधान में वर्णन है ना, ऐसा नहीं है कि है नहीं, हाँ हो सकता है ऐसा, लेकिन उसमें डेडिकेटेड आर्टिकल जब हमें नहीं मिलता, संसद ऐसा करती है और इस संदर्भ में एक्ट बनाकर जो प्रावधान है वह करती है। सो जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसका स्टेटस क्या है? स्टैट्यूटरी है। याद रखना इस बात को, ये एक बड़ा अंतर माना जाता है इन दोनों में। स्टैट्यूटरी इसका वर्णन है, ठीक है। साथ ही देखो एक बात और, कि अगर हम इसके अध्यक्ष और सदस्यों की बात करें कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वे बेसिकली करता कौन है? राज्यपाल करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे? अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का काम राष्ट्रपति करेंगे। अब राज्यपाल के पास से ये पावर किसके पास चली गई? राष्ट्रपति के पास चली गई। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और यहां पर जो कार्यकाल होगा वह 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु, ठीक है, जो भी पहले हो, ये इनका क्या होगा? कार्यकाल तय किया जाएगा, ये इनकी पदावधि तय की जाएगी। और इसका काम क्या होगा कि जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, बेसिकली यह क्या कर रहा है? ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए काम करेगा। ये लिख देती हूं, 2 या 2 से अधिक राज्यों की भर्ती हेतु अधिकरण है। आया समझ में? यस और नो? आया समझ में? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, है ना? क्लियर है?
अगर ये हटना चाहें तो ये कैसे हट सकते हैं? क्या राज्यपाल को ये त्यागपत्र देंगे? इसके पहले स्टेट पीएससी में तो राज्यपाल को त्यागपत्र दे रहे थे, यहाँ किसको त्यागपत्र देंगे? तो यहाँ पर इनका जो त्यागपत्र है वह किसको जाएगा? राष्ट्रपति को जाएगा। तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को जा रहा था, नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही कर रहे थे, और यहाँ पर सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति कर रहे हैं। और नियुक्ति व हटाना, तो ये सारा काम कौन कर रहा है? यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका नहीं है, ये सारा काम प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा है, ये सारा काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है। तो एक अंतर आपको इसमें कहाँ समझ में आता है? जैसे कि इस बात को देखना, ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ यूपीएससी की, यहाँ पे हम समझते हैं स्टेट पीएससी को, और यहाँ पे हम समझते हैं जॉइंट पीएससी, ठीक है। इसका मतलब हो गया यूनियन संघ, बाकी सभी का लोक सेवा आयोग है ना, तो ये संघ लोक सेवा आयोग है आपका, इसका आपका हो गया स्टेट या राज्य लोक सेवा आयोग, केवल राज्य लिख रही हूँ, आपको इतना आप अंडरस्टूड है कि अब मैम ने यही पढ़ा रही है तो यही होगा आगे का, है ना। और जॉइंट में बात करेंगे, जे फॉर जॉइंट, और ये हो गया आपका संयुक्त, ये हो गया आपका संयुक्त, ठीक है। अब इनमें हमने अंतर क्या देखना है? हमें अंतर देखना है कि इसमें नियुक्ति, ऐसे बस ऐसे ही टेबल बना बना के पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 टेबल बनाती हूँ, आप भी साथ साथ में बना लो। इस तरह की लाइंस, इस तरह की चीज़ें प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। यहाँ नियुक्ति लिख लेंगे, हटाने के बारे में लिख लेंगे, त्यागपत्र के बारे में लिख लेंगे, है ना, सेवा शर्तों के बारे में लिख लेंगे। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कि यहाँ पर अगर हम नियुक्ति देखें तो नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट पीएससी के लिए अगर हम नियुक्ति की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कर रहे हैं? राज्यपाल कर रहे हैं। और अगर हम जॉइंट के लिए देखेंगे तो यहाँ पे नियुक्ति कौन कर रहे हैं? अगेन राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो आपका नियुक्ति वाला मामला हो गया, है ना, ये आपका नियुक्ति वाला मामला हो गया। आगे हम हटाने की बात कर ले, हटाया कैसे जाएगा? यहाँ पर हम सेवा शर्तों की बात कर लेंगे और यहाँ पर हम त्यागपत्र की बात कर लेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी के संदर्भ में हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। सेवा शर्तें कौन? राष्ट्रपति। संख्या कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। और त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति। चारों में वही ऑप्शन है। ऑप्शन कहाँ बदलेंगे? यहाँ बदलेंगे कि इसमें हटाया, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात यूपीएससी ने भी पूछी थी, सो मैं इसको स्टार दे देती हूँ, ठीक है। केवल राष्ट्रपति हटाएंगे, केवल राष्ट्रपति हटाएंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति। राज्यपाल कहीं बहुत कम जगह मिलेगा आपको इनमें, ठीक है। अब सेवा शर्तों और संख्या की बात करेंगे तो इसमें तो देखो राज्यपाल आ जाएगा। संयुक्त की बात करेंगे तो यहाँ पर फिर राष्ट्रपति आ गए। यहाँ पे त्यागपत्र की बात करेंगे तो त्यागपत्र तो ये राज्यपाल को दे सकते हैं, हटाने की बात हो तो राष्ट्रपति ही हटाएंगे। लेकिन अगर हम जॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो त्यागपत्र दिया जाएगा ये भी किसको दिया जा रहा है? राष्ट्रपति को दिया जा रहा है। सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वह भी राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो चीज़ें हैं वह याद रख लेनी है। आ गया समझ में? नियुक्ति, हटाया जाना, सेवा शर्तें, त्यागपत्र, इसमें कौन किसको सौंपेगा, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। इस तरह की चीज़ों को याद रखोगे तो जो आपका प्रीलिम से बड़ी आसानी होगी आपको निकालने में। तो देखो जैसे 2025 के लिए मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करती हूँ
कि 2025 के लिए अगर हम देखें तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप कोर सब्जेक्ट, और कोर सब्जेक्ट में पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है। देखो समटाइम्स यूपीएससी को अनप्रेडिक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, कभी हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, कभी पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। बट इस बात का होना तो तय है कि आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं वहाँ से आपको 60 क्वेश्चंस, 50-60 क्वेश्चंस निकल जाते हैं आपके बहुत आराम से, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इसलिए आपका सिलेक्शन भी बेस होता है। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न है कि उसके चारों कोर एरिया में कोई एक ना एक जो ऐसा है जो कि वीक है। अगर समझ जाओगे आपकी याद में रहा तो ये पोर्शन वीक है, आप उसको उस पर वर्क करो, ठीक है। ये वही आर्टिकल्स है जो हमने कल याद किए थे, सेम आर्टिकल्स इसके लिए भी है। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या जाना, राज्य लोक सेवा आयोग में अगली बात हमारी वित्त आयोग को लेकर होगी। हमने जाना राज्य लोक सेवा आयोग, है ना, और संघ लोक सेवा आयोग। पहले हमने इन दोनों की तुलना कर ली, संरचना की हमने बात की, निष्कासन स्वतंत्रता की बात की, कार्यों की बात की, सीमाओं की बात की, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात की, और यहाँ पर यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जेपीएससी की जो बात है ये हमने कर ली, है ना। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल्स देखे, ये टेलीग्राम चैनल है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें कि हम अगली चर्चा जो है वित्त आयोग को लेकर करेंगे। थैंक यू।